यही समय है और ये समय भारत का है, भारत के युवाओं का है। और ये मैं नहीं कहता, ये आज दुनिया कहती है, क्योंकि भारत का सामर्थ्य, भारत की ताकत, भारत के युवाओं का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया जान चुकी है। सरकारें चलती हैं, सरकार की एक दो प्रमुख उपलब्धियां होती, बताना बहुत आसान होता है। लेकिन आज देश के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो करते भी हैं और अगला लक्ष्य भी रखते हैं। और अगर हम शुरू करें आज की प्रेजेंटेशन का, व्हाट डज दिस मीन फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5? जब 2014 में देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को उस समय बागडोर दी देश को आगे ले जाने की, इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, लेकिन मेहनत, प्रयास हो, ईमानदारी हो, और जो उनकी एक बात आपको याद रखनी होगी, आप याद करिए, उन्होंने कहा था रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। उसको कृतार्थ करते हुए दिखता है कि अगर मन से काम करो, ईमानदारी से करो, तो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से निकालकर आपने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब आप उनको तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनाओगे तो 2 साल के अंदर ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर तैयार हो जाएगा। मैं इस पे आऊंगा कि इकोनॉमी के लार्जेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का क्या फायदा है, और व्हाट डज इट मीन टू बी अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज। आई विल कम लेटर ऑन दैट। सो इफ यू गो हियर, व्हाट डज दिस शो? This shows the soft power of India from sports to science. इनमें से पहचानते हो किसी को आप? किसको पहचानते हो? दूसरा कौन है? चंद्रयान तो पहला है भाई। कौन है? कहां लैंड किया विक्रम लैंडर? किसके साउथ पोल पे? और कौन सा देश है जो सबसे पहली बार साउथ पोल पर? किसका? भारत। हमारे भारत, हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया था हमारे वैज्ञानिकों के लिए। और मुझे लग रहा है नीरज चोपड़ा मुझे गले लगाने वाला है आके। मेरा मन कर रहा है भाई, अंडर 20 टाइटल गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप गोल्ड, एशियन गेम्स गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, डायमंड टाइटल लीग गोल्ड, ओलंपिक्स गोल्ड, और अब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी अपना गोल्डन बॉय ने गोल्ड मेडल जीता है। 121 साल लगे हमें गोल्ड मेडल जीतने के लिए एथलेटिक्स में। 121 साल। और चंद्रयान पे मैं इतना ही कहूंगा, चंद्रयान 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च, उन समय उनके समय पैसे दिए गए, सब फंड किया गया, शुरुआत की गई। जब ये लैंड हुआ तो जवाहर पॉइंट उसका रखा गया, यूपीए के समय हुआ। यूपीए के समय चंद्रयान 2 होना था तो बजट में कमी कर दी गई। मैं आपके ध्यान में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपको किताबें इतनी पढ़नी पड़ती है, सब आपके ध्यान में आता नहीं होगा, तो मेरे पास अवसर है बताने का। 2013-14 तक 5,442 करोड़ रुपया बजट होता था इसरो के लिए, इस स्पेस सेक्टर के लिए। आज बढ़ाकर 12,544 करोड़ रुपया बजट है और कोई कमी नहीं रखे। एंड मेनी ऑफ द हॉलीवुड मूवीज लाइक ग्रेविटी एंड ऑल can't be made in that kind of budget what we have achieved for the Chandrayaan mission 3. That means 615 करोड़ रुपया खर्च करके धरती से चंद्रमा तक पहुंचाने का काम कोई कर सकता है तो हमारा भारत कर सकता है। और अगर आगे मैं चलूं इसके आगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, ट्रांजिशन फेज जो 2014 से 23 तक था, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और टेक्नोलॉजी का उपयोग। अब अगर मैं इसमें कहूं, ये जो एंड में लिखा है ब्राइट स्पॉट,
ये मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इसके अधिकारी कहते हैं। जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं स्लो डाउन हो रही हैं और वो कहते हैं कि उनके बहुत मंदी आने वाली है, कई जगह आ गई, तब भारत देखिए कैसे बढ़ रहा है। और इसके कारण क्या है? फ्रेजाइल 5 होने के। क्योंकि क्या है, हमारी याददाश्त कम होती है, नया नया आता रहता है, पिछला डिलीट होता रहता है। 2014 से पहले स्कैम्स नजर आते थे, 2G, CWG, कोल स्कैम, अंतरिक्ष स्कैम, सबमरीन स्कैम। आज 9 साल में आपको एक भी घोटाले की आवाज नहीं आई होगी, तो लगता है कि स्कैम नहीं है। पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय करने की क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि रिमोट कंट्रोल ये वाला नहीं, उस समय सत्ता वाला वो किसी और के हाथ में होता था, तो निर्णय नहीं हो पाते थे। जब मैं इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की बात करता हूं, इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अगर आप देखेंगे, हाई इन्फ्लेशन रेट। आज इन्फ्लेशन की दर क्या है भाई? आज मैं पुरानी तो बताऊंगा आपको, आज की क्या है। अगर मैं 2013-14 की बात करूं, तब कोविड क्राइसिस भी नहीं थे, तब कोई स्लो डाउन भी नहीं था, तब दुनिया के सामने संकट भी नहीं था। तब 2013-14 में 13.2% इन्फ्लेशन रेट था। और उसके आगे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, भारत की करेंसी लगातार डेप्रिशिएट कर रही थी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा था, बहुत ऊंचा था। इसका मतलब खतरे की घंटी थी। और जो विदेशी कर्ज था लगातार बढ़ रहा था। इससे क्या हुआ? हमारी रेटिंग्स गिरी। एफडीआई जो विदेशी पूंजी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आना कम हो गया। एक्सपोर्ट हमारे कम हुए। ये अगर आप देखेंगे 2002 में भारत कहां पे खड़ा था, उसके बाद भारत कैसे कैसे ऊपर आना शुरू हुआ 2008 में, वो साल चलते जा रहे हैं, भारत कैसे ऊपर आता जा रहा है। देखिए 2014 में कहां पे था? 10वें नंबर पे। अब आते आते 2017-20, अब हम आते आते 5वें नंबर पर हमारा भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गया है। और 2027 तक ये तिरंगा झंडा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन जाएगा। और यह हुआ कैसे? ये है, इसकी मैं डिटेल्स में आपको जाऊंगा। दिस इज अ स्नैपशॉट व्हाट यू कुड गो थ्रू। दीज आर द 11 पॉइंट्स, आई मे रन यू थ्रू इट। वेलफेयर टू द लास्ट माइल। ये स्माइल जो इसके चेहरे पे नजर आ रही है ना, this is by ensuring the last mile delivery, and for that you have to use the technology, you have to have a transparent system, and you have to have pro poor schemes or the welfare schemes which should be delivered to the last mile. अगर आप देखोगे देश में 45 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते ही नहीं थे। और 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, देश के हर व्यक्ति को अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे, बैंक खाते खोलेंगे। बहुत मजाक उड़ा, इतना मजाक उड़ाया गया, गरीब बैंक खाता क्या करना है, कौन पैसा जमा कराएगा। 45 करोड़ बैंक खाते उसके बाद खुले। आज 2 लाख करोड़ रुपया देश की गरीब जनता का भी उन खातों में जमा है, जो आज अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के काम आ रहा है। स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना। अब कोविड के समय सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे रेडी पटरी वाले, चाय वाले, इन सब के लिए ये कोई फॉर्मल इकोनॉमी से नहीं आते हैं। एंड हु विल लेंड देम मनी? वो ऐसे ब्याज चक्र में फंसे होते हैं कि उनको अगर कोई 1000 रुपया देता है लोन, तो 100 रुपया पहले दिन काट लेता है कि भाई ये तो मैंने काट लिया, फिर उसका चक्र वो चलता रहता है। महीने के 3% पे, 2% पे, 2.5% पे, साल का 36% ब्याज बनता है। उस तरह से यहां पे मोदी जी ने उनको बगैर गारंटी के पैसा दिया स्वनिधि में, रेडी पटरी वाले को 10,000 रुपया, और डिजिटल पेमेंट करता तो इंटरेस्ट भी माफ कर दिया। आज ये लाभ मिला है कि अब वो 10,000 रुपये वाले की सिबिल रेटिंग बेहतर होती चली गई। 10 से 20,000, 20,000 से 50,000 का लोन लेके अब उनको अपना काम धंधा बढ़ाने के अवसर मिल पाए। मुद्रा योजना,
इस पे आगे आंकड़े दिखाए होंगे इन्होंने, कैसे 43 करोड़ मुद्रा योजना के ऋण हुए और उसमें से लाखों करोड़ रुपया देश के लोगों को बगैर कोलेटरल लिए, आपको अपना घर जमीन जायदाद कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ा, आपको पैसे दिए गए अपने काम शुरू करने के लिए। जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर, ये उस दिशा में बहुत उपयोगी हमें हुआ, क्योंकि फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके पास आइडिया अच्छा होगा, पैसे नहीं होगे तो क्या करोगे, बैंकों ने वो करना शुरू किया। फिर ह्यूमन रिसोर्स स्किल करने की बात करते हैं तो स्किल इंडिया के माध्यम से लाखों युवाओं को हम स्किल कर रहे हैं, और बीज को जो खेत से लेके बाजार तक पहुंचाने का काम वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पॉवर्टी एलिवेशन की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से, ये जो आप देखोगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, ये 25% से कम होके 15% पे आई, और 13.5 करोड़ भारतीय जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो मात्र पिछले कुछ सालों में, 5 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं। फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल है क्या हमारे यहाँ पे? इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत सारी थी, बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आप में से आधार कार्ड है किसी के पास? किसके पास है? जरा हाथ खड़ा करेंगे, मुझे दिख नहीं रहा, आवाज तो आई, तो ऊपर वालों के ऊपर कृपा नहीं है, सबके पास है। आज 114 करोड़ भारतीयों के पास आधार कार्ड है। ये छोटी बात नहीं, आज आधार कार्ड बहुत जगह काम आता है। डिजिटाइजेशन आपकी जो हमने जो पेमेंट की, अब इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? ये डीबीटी सत्ता में आने से पहले हमने देखा था ऐसे बहुत सारे खजाने खाते थे जहां पे ना बेटी पैदा होती थी लेकिन उसके पैदा होने पे सब कुछ बेनिफिट मिल जाते थे, उसकी शिक्षा होती थी, शादी होती थी, विधवा भी हो जाती थी और उसका खाता चलता रहता था, जो कभी पैदा ही नहीं हुई, यानी कि फर्जी खाते बनते थे। आज आधार के कारण और डीबीटी के कारण ऐसे लाखों खातों को बंद किया गया और देश का 2,75,000 करोड़ रुपया बचाने का कार्य पिछले 9 सालों में हुआ है, जो गरीब कल्याण पे लगा है। एंड इफ यू लुक एट द जेम, डिजिटलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सप्लाईज, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की मैं अगर बात करूं, ये अगर आप कॉलेज में हैं आप भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आप ट्रेडिंग करना चाहें, मैन्युफैक्चर आपकी फैमिली में से कोई हो, पहले बड़े बड़े लोग सरकारों को सप्लाई करते थे, पूरी सरकारों में, आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया, कोई भी सप्लाई कर सकता है, छोटे से छोटा भी व्यक्ति उसमें कर सकता है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस इज फॉर द फार्मर्स, दे कैन sell their agriculture produce online and the APMC markets help them to do it. फास्टैग आपने टोल्स पे देखा ही होगा कि कैसे लंबी कतार में लगने के बजाय आज फास्टैग के कारण आप सीधा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निकलते हो। ये मैंने मुद्रा योजना का कहा कि 43 करोड़ लोन दिए गए और 25 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के लोगों को बगैर किसी गारंटी के दिया गया। हिंदुस्तान के लोगों पे विश्वास करके ये मोदी जी ने दिया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इस मुद्रा योजना में एनपीए बहुत कम हुए क्योंकि विश्वास किया गया, तो विश्वास पर खरे भी उतरी। तो किस देश की जनता? भारत की जनता खरी उतरी है। तो भारत की जनता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। स्वनिधि 63 लाख लोन सैंक्शन किए गए, यानी कि इतने लोगों को किए गए। स्टैंड अप इंडिया में 44,605 करोड़ रुपए दिया गया। जीएसटी का क्या टैगलाइन है भाई? जीएसटी की नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो जीएसटी हो ही गया। वन नेशन, आजकल तो सबको वन नेशन वन इलेक्शन ही याद आ रहा होगा। वन नेशन वन टैक्स जब लाने की शुरुआत हुई तब 2017 से पहले बहुत विरोध हुआ कि क्या होगा इससे। मित्रों, इतना ही फर्क पड़ा कि पहले 90,000 करोड़ रुपया एक महीने का इकट्ठा होता था, अब 1,60,000 करोड़ रुपया हर महीने जीएसटी का लगभग सरकारी खाते में आता है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये ई श्रम पोर्टल में जब रजिस्ट्रेशन होनी शुरू हुई तो ये इनफॉर्मल सेक्टर से देखिए कैसे ट्रांसफर हुआ। 6.43 करोड़ न्यू
ईपीएफओ की रजिस्ट्रेशन, जो प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। और डिजिटल इंडिया पे बहुत बातें सुनी। चिदम्बरम जी का नाम तो नहीं सुना किसी ने? सुना है ना? उनका एक भाषण देखना राज्यसभा में। उन्होंने कहा क्या मोदी जी कहते हैं, गांव में जाएंगे, डिजिटल पेमेंट होगी, ये होगा, क्या होगा डिजिटल इंडिया से? उन्होंने कहा 8.5 रुपये अगर किसी को पेमेंट करने को, कोई कैसे पेमेंट करेगा? ना नेट होगा, ना फोन होगा, ना ये होगा। जिस दिन उन्होंने कहा, उस दिन के 2 साल से कम समय के अंदर आज देश का कोई कोना पकड़ लीजिए, क्यूआर कोड, जो मेरे युवा साथी ने राय ने कहा था कि आगे खिसका देती हैं और आप अपनी पेमेंट कर देते हैं, असंभव को भी संभव करने का काम किया। और दुनिया की, if you look at the world figures, out of the total digital payment made across the world, 46% payments are made in India. जिसके बारे में कहते थे क्या होगा, और ये आंकड़े देखिए जी, 42.6 बिलियन कॉन्टैक्टलेस मर्चेंट ट्रांजैक्शंस। पैसा कितना? 30 लाख करोड़ रुपया 2022-23 में। अब नहीं तो आज आप भी नोट ही गिन रहे होते, उससे छुट्टी मिली है। ये सारे आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं आपका लगाऊंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, आज जैम ट्रिनिटी के माध्यम से जनधन आधार मोबाइल, लोगों का जीवन भी आसान हुआ है, ट्रांसपेरेंसी भी आई है, और अकाउंटेबिलिटी भी टेक्नोलॉजी ने तय कर दी है। डिजिटल रेवोल्यूशन एक नहीं अनेक हमारी उपलब्धियां हैं। यूपीआई, जिसकी बात अशोक जी कुछ देर पहले कर रहे थे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आगे डिजिटल एंटरटेनमेंट। ओटीटी तो नहीं देखता कोई? कॉलेज में कहाँ, यूनिवर्सिटी में समय मिलता है? मिलता है? कौन सी अच्छी सीरीज है आजकल? असुर। और कितना पढ़ाते हो रश्मि जी आप यहाँ पे? किसी को ओटीटी और टीवी देखने का समय ही नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में से एक भारत है, जो 28% ग्रोथ रेट ओटीटी की हर साल है, और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर हमारा $100 बिलियन का 2027-28 तक हो जाएगा। आज वो $30 बिलियन का है। ये देखिए कितना ग्रोथ रेट इस सेक्टर में है। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन हो, ई एजुकेशन की हमने बात ही की, ई कोर्ट्स की बात की है, ओपीडी सर्विसेज की, अब तो डिजिटल हेल्थ कार्ड भी आपका आने वाला है, और गिग इकोनॉमी और वर्कर्स, इन सब में अगर देखा जाए तो भारत बहुत आगे निकला है। दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। अमेरिका, यूरोप, सब तरफ अगर आप बात करोगे, आपके तो बहुत सारे रिश्तेदार कई लोगों के होंगे, चेक काट काट के सरकारें भेजती रही। कोविड के समय वो एनकैश नहीं हो पाए। यहाँ मोदी जी ने एक बटन दबाते थे, देश की 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया मदद के रूप में पहुंचा दिया, विद इन फ्यू सेकेंड्स पहुंचा दिया। दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। और इसके ऊपर कई बार प्रश्न खर्च किए जाते, फिर कहते थे कौन खरीदेगा? जब ये सर्विसेज शुरू हुई तो $16 का इनकमिंग कॉल, $16 की आउटगोइंग कॉल थी। अशोक जी इतने की होगी? $16, और 82 पैसे भी जोड़ दिए। हिसाब के बड़े पक्के हैं। मैंने $16 के ने $16 82 पैसे बोले। आज वो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। दुनिया का सबसे सस्ता डेटा कहीं पे मिलता है तो भारत में हम लोग उसका यूज भी करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने बहुत सारी की हैं, और आईएमएफ की अगर एमडी की आप देखें तो उन्होंने कहा भारत दुनिया के डार्क होराइजन में एक ब्राइट स्पॉट दिखता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस मुश्किल समय में भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने में कोई देश सफल हुआ तो वो कौन सा देश है? वेरी गुड, बड़ी समझदार युवा है यार यहाँ तो। और ये सारे उसके कदम जो उठाए गए, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट किया गया, इस सब पे मैं आगे डिटेल में आता हूँ। ये इम्पैक्ट क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का? 63,000 के लगभग कंप्लायंस बर्डन था, उसमें से 39,000 को कम कर दिया गया। अब 24,000 के लगभग ही रह गया है, उसको भी हम और कम करने वाले हैं ताकि व्यापार करने में कोई और मुश्किल ना आए। 3400 के लगभग पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया।
देश में ऐसे ऐसे कानून थे जिनका आज कोई मतलब ही नहीं था। यहां तक कि अगर आप न्यायालय जाओ तो कई बार तीसरी पीढ़ी आ जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता है। लेकिन हम एक नया कानून लाने वाले हैं जहां तीसरी पीढ़ी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरे साल से पहले पहले आपको न्याय दिलाने का पूरा हक उस कानून में होगा। यह हमारी सरकार करने वाली है। और ये सारे आंकड़े आप देखेंगे तो इसमें रैंकिंग जो है हमारी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, क्रेडिट कार्ड से लेके डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ती है? ये तब बढ़ सकती है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं एमओएस फाइनेंस भी रहा, जब देश के लोग इस बात से प्रेरित हों कि मैं टैक्स दे रहा हूं तो ठीक जगह खर्च होगा, फिर वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं। अगर उनको ये लगेगा कि अच्छा मैंने टैक्स तो दे दिया, अब ये किसी को मुफ्त में बिजली देने के काम देंगे, किसी को कुछ, वो भी कुछ सरकार को करना, तो मैं उस पर भी आपत्ति नहीं करता, चलो एक मिनट के लिए। लेकिन कम से कम वो खाते में पैसा गया तो देश के खाते में जाना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के खाते में, किसी पार्टी के नेताओं के खाते में। हमने 9 साल में सुनिश्चित किया कि कोई भी घोटाला नहीं होने देंगे। तो आज हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 6,40,000 करोड़ से बढ़कर 6,39,000 करोड़ से बढ़कर 16,61,000 करोड़ रुपीस हो गए। 10 लाख करोड़ की एडिशन हुई है एक साल में। आप कल्पना कीजिए 2013-14 से हम कहां पहुंचे हैं। इसी तरह से जीएसटी की कलेक्शन जो 7,19,000 करोड़ थी वो बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपया एक साल की होनी शुरू हो गई। और इस साल जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है हम और आगे बढ़ते। ये 3 मस्कीटियर्स या 3 इडियट्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये 3 जो दिखाए गए, ये दिखाता है कि भारत में, और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इसका मैं खुद साक्षी हूं। मैं एमओएस फाइनेंस बना, मोदी जी ने मुझे और निर्मला जी को बुला के कहा, भाई सुनो, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या कदम उठाने वो तो उठाओ, भारत के युवाओं को यहां से पलायन ना करना पड़े, उनको देश के अंदर स्टार्टअप्स खड़ी करने में कोई दिक्कत ना हो, उनके जो टैक्स रिफॉर्म्स लाने वो लेकर आओ। उनकी फैक्ट्री इंस्पेक्शन नहीं है, उनकी कंपनी को कोई खरीदता है तो उसके लिए क्या राहत की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या। मुझे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है और हमें टारगेट देके हर महीने पूछते थे क्या क्या किया है। मैं सोचता था बड़ी कंपनियों की छोड़ के या एमएसएमई की छोड़ के मोदी जी स्टार्टअप पे ज्यादा क्यों फोकस करते हैं। ये विजनरी लीडर का यहां से पता चलता है कि उनको युवाओं में कितना विश्वास था, और देश के युवाओं का सामर्थ्य यहां से नजर आता है कि मात्र 6 साल के अंदर कहीं से नहीं, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा भारत बन गया है। वी हैव क्लोज टू 1 लाख स्टार्टअप्स। गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अब भारत बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, धंधा बढ़ रहा है, आना जाना बढ़ रहा है, तो आपको उसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और हमने ओवरऑल एक्सपेंडिचर 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, और इस एक साल में हमने पिछले साल के मुकाबले लगभग 75% ज़्यादा बढ़ोतरी करके 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया है। और मैसिव एक्सपेंशन जो है मेट्रो कनेक्टिविटी की, वो 3.5 गुना ज़्यादा 368% हमने कर दी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज देखेंगे तो 2.5 गुना ज़्यादा हुए, और हमारा जो मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी है उसमें 725 मिलियन टन, ये उसमें कैपेसिटी की एडिशन हुई। अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो 2013-14 में जो हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है नेशनल हाईवे की, उसका बजट था 25,625 करोड़ रुपया। इस साल है वो 2,70,000 करोड़ रुपया, 10 गुना से ज्यादा है। आप देखिए हमारा जितना बजट रेलवे का था 2013-14 में, उससे 9 गुना ज्यादा आज है, 2,40,000 करोड़ रुपया। यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन के लिए लगातार केंद्र सरकार ने बहुत पैसा उस पर दिया है। आप में से वंदे भारत में तो नहीं गया कोई गया है तो हाथ खड़ा करके बताएं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यू लाइक्ड इट? You think more and more such trains should be started?
ये दुनिया की सबसे सस्ते कम दाम में सबसे आरामदायक और भारत की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन की शुरुआत की गई। 2014 से पहले एक भी नहीं थी, अब लगभग 30 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में चल पड़ी हैं और अगले साल तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेन और चल पड़ेंगी। इसी तरह से ही नेचुरल गैस पाइपलाइन को हमने 22,000 किलोमीटर से ज़्यादा, भारतमाला जो हमारे प्रोजेक्ट हैं जो देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने के लिए 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा। एयरपोर्ट हमारे 74 थे 2014 तक, यानी कि आज़ादी से पहले से लेकर अब तक 74। पिछले 9 साल में 75 एयरपोर्ट नए बने हैं। मैं यहाँ से देख के वैसे आपको बता देता हूँ, एयरपोर्ट 74 थे 2014 तक, हमने 75 नए बनाए। एम्स देश में केवल 7 थे, 15 नए एम्स अस्पताल हमने बना दिए। और IIT IIM 7 और 7 ही थे, अब 16 और 14 कर दिए गए। मेडिकल कॉलेज देश भर में मात्र 620 थे, हमने 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज पिछले 9 साल में जोड़ दिए। इस तरह से एजुकेशन सेक्टर को अगर आप देखोगे और हेल्थ को, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा पिछले 9 सालों में आया है। अगर आप ये सड़क देखेंगे, ये कोई विदेश की फोटोग्राफ्स नहीं, विदेश की ट्रेन नहीं, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पे 24 घंटे लगते हैं, अब मात्र 12 घंटे में अब दिल्ली से मुंबई पहुँच जाओगे। और जो हम एक्सप्रेस वे दिल्ली से अमृतसर का बना रहे हैं, दिल्ली से अमृतसर अभी 8 घंटे से ज़्यादा लगते हैं, आप 4.5 घंटे में दिल्ली से अमृतसर पहुँच जाओगे और 6.5 घंटे में आप कटरा पहुँच जाओगे। ये संभव यही समय है, सही समय है, और सही समय पर सारे कार्य हो रहे हैं। जालंधर के पास क्या लगता है, नकोदर, नकोदर से होके ये आपका अमृतसर का हाईवे एक्सप्रेसवे यहीं से गुजर रहा है। बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये 4R स्ट्रैटेजी, ये 5R स्ट्रैटेजी है। उस समय हमने ये सारे रिफॉर्म से लेके रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन, रिकवरी, रिकॉग्निशन, हमने इसको अडॉप्ट किया। उस समय मैं ही मंत्री था, मुझसे पहले अरुण जेटली जी ने किया। जो पंजाब नेशनल बैंक एक समय बंद होने की कगार पे आके खड़ा हो गया था, आज उसकी एक क्वार्टर की कमाई 1250 करोड़ से ज़्यादा होगी। शायद यहाँ पे कहीं मेंशन हो, आगे होगी शायद। आप ये देखिए, ग्रॉस NPA जो थे वो 14.5% से कम होकर मात्र 3.9% रह गए। ये पिछले 9 सालों में। PSB का प्रॉफिट, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट कितना बड़ा है, 36,270 करोड़ से बढ़कर 1,05,000 करोड़ रुपया भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हुआ। और मार्केट कैप, जो शेयर मार्केट आप देखते हो, वो 4,52,000 करोड़ से बढ़कर दुगने से ज्यादा 10,47,000 करोड़ रुपया भारत में हो गई है। मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टेप्स उसमें उठाए गए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा कदम उठाया गया अक्टूबर 2020 में। हम लोग उस दिन GST की मीटिंग करने गोवा जा रहे थे, तो PM साहब का है कि एक बड़ा कदम उठाना चाहिए कि हमें कॉरपोरेट के लिए जो नई इन्वेस्टमेंट लाता है उसको 25% नहीं 15% केवल टैक्स करना चाहिए। और जैसे उस दिन घोषणा हुई, पिछले 2 सालों में क्रांति आई है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़ावा मिला है। इसी तरह से हमारे MSME सेक्टर में, जहां 6 करोड़ से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, वो तो एक तरफ है ही। आप में से मोबाइल फ़ोन सभी यूज़ करते होंगे। आज से 4 साल पहले आप अधिकतर मोबाइल फ़ोन्स के पीछे देखते होंगे मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन वियतनाम, मेड इन सो एंड सो। नोकिया मेड इन स्वीडन होता था, कई चाइना से बन के आते थे। भारत में आता था, बनता नहीं था। एक निर्णय लिया गया कि फ्रॉम द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड द मोबाइल फोन्स, हाउ वी कैन बिकम द मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स by bringing in the first PLI scheme. Within a span of 5 years, what we have achieved is, from the second largest importer of the mobile phones, India has become the second largest manufacturer of the mobile phones in the world. मात्र 5 साल में, और ये 5 साल में हुआ है जी। और अगर आप मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट, एप्पल का आईफोन भी अब देश में बनता है, अब तक $10 बिलियन के वो मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर भेज चुके हैं।
एक कंपनी, और सोचिए जिस कंपनी की टर्नओवर ही कई ट्रिलियन डॉलर में है, वो भारत को अपना बेस बना रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अभी केवल मोबाइल फोन पे। अब जब आपके गैजेट्स, आपके बाकी सारे लैपटॉप से लेके टैबलेट्स ये सब होंगे, तो आप सोचिए आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कितनी जॉब, एम्प्लॉयमेंट और आपको देश के लिए आमदन का जरिया भी वो बनेंगे। टॉयज़ की मैं बात करूं, एक खिलौना आप देख रहे हैं। मैं रशिया जब गया 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने, तो वहाँ पे डॉल्स बनाते हैं, एक में दो दो तीन चार पाँच छः ऐसे सात सात का होता है, कोई ज़्यादा होता है। भारत में ऐसे बहुत बनते हैं, लेकिन भारत तो अपनी पहचान उस दिशा में नहीं बना पाता था। मोदी जी ने एक बदलाव किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाए। हर जिले की एक पहचान किसी एक प्रोडक्ट को लेकर हो, उसका हमें लाभ मिला। फिर टॉयज की इंपोर्ट पे एक तरह से प्रतिबंध नहीं, लेकिन उसको और स्लो डाउन करने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया। आज टॉयज के सेक्टर में हम 1.67 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट, यानी कि 1000 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करने का काम भारत ने पिछले मात्र 9 सालों में किया है। यह आप देखिए कहां से कहां हम पहुंच गए हैं, ये फर्क दिखता है। टुडे इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, और दुनिया का सबसे बड़ा अगर मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कोई है तो भी भारत का मैन्युफैक्चरर है। इसी तरह से टॉयज में 500% की इंक्रीज हमने पिछले 9 सालों में की। Marine export from $5.5 billion to $8.9 billion, and if you look at the electronic goods, you could see the sea change. From $6 billion we have gone up to $23.57 billion. At the same time, toy export from 96.17 million to 326 million US dollars. ये अपने आप में दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, एक वो सोच थी जो भारत में रोजगार भी, व्यवसाय भी, उद्योग भी और भारत को अर्थव्यवस्था की दृष्टि में से आगे ले जाने की सोच थी। और ये सोच प्रधानमंत्री जी की थी, उसको पूरा करने का काम भारतवासियों ने किया है। मैं आप सबको उसके लिए धन्यवाद करता हूं। अब ईमानदारी की बात आती है। ईमानदारी चाहे पढ़ाई में हो, ईमानदारी चाहे खेल कूद में हो, ईमानदारी धंधे में हो, ईमानदारी सरकार में हो, जहां ईमानदारी होती वहां रिजल्ट बेहतर होते हैं। और ये ईमानदारी से सरकार चली तो जैसा मैंने आपको पहले बताया 10 करोड़ फेक खाते निकाले गए, 2,75,000 करोड़ रुपया बचा हमारा। पब्लिक टेंडर भी ई टेंडर कर दिए गए और इसी तरह से प्रोक्योरमेंट भी ऑनलाइन की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हम लोग इस्तेमाल सरकार में हमने करना शुरू कर दिया है, उसके बहुत अच्छे हमें लाभ मिल पा रहे हैं। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में 31 लाख प्रोडक्ट पोर्टल पे अवेलेबल है। ये दुनिया के किसी पोर्टल पे 31 लाख शायद ही हो, भारत सरकार के यहाँ पर 31 लाख हैं। और 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मर्चेंडाइज खरीदने का काम भारत सरकार ने सन 2022-23 में किया। ये देखिए क्या है टॉप्स। क्या है टॉप्स, कोई बता सकता है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, whether locally or globally. We take care of the expenses and the players are paid 6 lakh rupees out of pocket allowance. आपके घर वाले भी आपको 6 लाख रुपया जेब खर्च साल का नहीं देते होंगे। हम भारत के खिलाड़ियों को 6 लाख रुपया जेब खर्च और उनकी पूरी ट्रेनिंग का खर्चा भारत सरकार उठाती है। ये करते हैं। और आप इसके आगे देखेंगे खेलो इंडिया स्कीम में 3,000 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स इंफ्रा पे। तो जो अशोक जी पहले कह रहे थे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स एंड विंटर गेम्स इज अ प्लेटफॉर्म वेयर मोर देन 15,000 players participate every year. And if you look at the Haryana Youth Games last year, there were 12 national records broken, and out of 12, 11 are broken by the women sports persons. 12 में से 11 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया है। कोई मुझे बता सकता है भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक्स में ध्यानचंद जी तो हॉकी में बहुत पहले। टोक्यो ओलंपिक मीराबाई चानू, बिल्कुल ठीक कहा। और मीराबाई चानू ने इंजर्ड थी 6 महीने पहले टोक्यो ओलंपिक से। हमने रातों रात कोविड के समय 24 घंटे में वीजा लगा के यूएस भेजा, ट्रेनर भेजा, फिजियो भेजा, वहां ट्रेनिंग कराई। और भारत की बेटी जब ओलंपिक में गई
तो टोक्यो में पहला मेडल मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जिता कर दिया। अभी मैं यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करूं तो 60 साल में भारत ने केवल 18 मेडल जीते थे यूनिवर्सिटी गेम्स में। लेकिन इस साल जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना में हुई तो हमने एक ही बारी में 26 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल है। यह भारत की स्पोर्ट्स में बढ़ती हुई ताकत। अंडर 20 में हमारे रेसलिंग में देखा जाए तो अंतिम फेंगाल हो या फिर हमारी सविता प्रिया हो, इन सब ये वर्ल्ड चैंपियन बड़ी अंडर 20 में। हमारी 4 बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन बनी बॉक्सिंग में, निखित जरीन हो, लवलीना हो, प्रवीण हुडा हो, स्वीटी बोरा हो, ये सब। और इसी तरह से जेवलिन की जब बात की गई तो पहली 6 पोजीशन में से 3 भारत की हैं। 5वें नंबर पे किशोर जेना, 5वें नंबर पे मनु डीपी और नंबर 1 पे गोल्ड जिताने वाले कोई और नहीं, नीरज चोपड़ा भारत से उन्होंने करके दिखाया। सैफ गेम्स फुटबॉल हम लोग जीते, हॉकी की मेंस सीनियर जूनियर वो हम लोग जीते। एक के बाद दूसरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार प्रदर्शन किया और 17 साल की बेटी अदिति ने आर्चरी के कंपाउंड में भी सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली अदिति बनी भारत से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये सब तब हो पा रहा है जब भारत सरकार ने बजट 3 गुना ज्यादा कर दिया और देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते हैं, सुविधाएं भी बढ़ाते हैं और संसाधनों में कोई कमी नहीं छोड़ते। दुनिया का शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा होगा जो खिलाड़ियों को इतना समय दे के मिलते हैं। अभी भी प्रज्ञनंदा आए 18 साल की उम्र में चेस वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर, पहले 2 में वो आए, फाइनल में पहुंचे। उनके परिवार कितनी हम्बल बैकग्राउंड है, बहुत गरीबी वाले परिवार से निकल के आज वर्ल्ड कप के फाइनल में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ खेलना ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये भी किसी ने किया तो भारतीय ने ही करके दिखाया। सिक्योरिंग इंडिया, सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। सुरक्षित भारत नहीं होगा तो आप भी इस हॉल के अंदर सुरक्षित नहीं होंगे। आज यूक्रेन की जो हालत है, वहां हमारे 23,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। अगर वो सुरक्षित होता तो वहीं पढ़ते, लेकिन उस युद्ध की भूमि में से भी ये भारत देश इकलौता ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री ने रशिया के प्रेसिडेंट को भी फोन किया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी फोन किया, युद्ध विराम करवाया और उस युद्ध विराम को करवा के बीच में से 23,000 विद्यार्थियों को युद्ध की धरती से बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस लाने का काम ऑपरेशन गंगा के माध्यम से किया। भाई जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, जरा वो ऑपरेशन गंगा के लिए तो तालियां उतनी जोर से बजनी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने पंजाब का वो समय देखा जब यहां टेररिज्म पीक पर था। पीक पर मतलब एक बुलेट निकल जाता था तो लगता था ना जाने कौन गनमैन आ गया है। किसी ने कंबल ओढ़ा होता तो लगता था इसके नीचे AK-47 ही होगी। उस समय या इस समय भी यहां पे भी कुछ हो जाए, कोई ये कहे कि एकदम से आपको निकालना, तब भी निकालना मुश्किल होगा। दूसरे देश से 23,000 लोगों को निकालकर, भारतीयों को निकालकर लाना और भारत के तिरंगे झंडे के प्रिंट निकाल के झंडे पकड़ के कई और देशों के लोग भी भारत माता की जय करते हुए तिरंगा पकड़कर वहां से निकलकर आ गए। अब मैं नॉर्थ ईस्ट के मेरे युवा साथियों ने बाहर बहुत अच्छा स्वागत किया। मणिपुर से लेके बिहू, हमारा असम, बाकी राज्यों के वहां पे विद्यार्थी थे। नॉर्थ ईस्ट में अफ्स्पा लगा रहता था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी हमने अधिकतर एरियो से खत्म कर दिया। गिने चुने 10 जिलों में मुश्किल से लगा होगा, बाकी सब खत्म कर दिया। पिछले 9 सालों में इतने ज्यादा टेररिस्ट ने सरेंडर वहां पे किया है। उल्फा से लेके बाकी मिलिटेंट्स ने, नागा से लेके बाकी इश्यूज को रिजॉल्व किया। 77% रिडक्शन हुई है एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट में नॉर्थ ईस्ट में। 77% हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज जो हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, हमारे आंध्रा तेलंगाना के कुछ एरिया, महाराष्ट्र में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है, इनमें भी 77% कमी आई है। नक्सलवादी इलाकों में 44% कमी आई है JNK में। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, क्योंकि मैं 2011 में कलकत्ता से कश्मीर मैंने यात्रा की तिरंगा झंडा
लाल चौक पे फहराने के लिए, क्योंकि वहां पे तिरंगे झंडे को जला दिया जाता था, पाकिस्तान के झंडे को कोई लाल चौक पे चढ़ा देता था। मैं कलकत्ता से चला, कई राज्यों से होकर यात्रा गुजरी, मैंने देश के युवाओं को कहा इंडिया फर्स्ट, हमें देश के लिए चलना है, तिरंगा यात्रा निकालनी है, देश को एकजुट करना है और देश के लाखों नौजवान साथ में चले। लेकिन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, यहां पंजाब के पठानकोट के साथ माधोपुर पड़ता है, वहां से जब मैं एंटर करने लगा तो हजारों पुलिस वाले सामने खड़े कर दिए बंदूकें तान के कि अंदर नहीं आना है। हमारे जो लोग ट्रेन से गए उनको जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया, कश्मीर में गए उनको गिरफ्तार कर लिया, और लाल चौक पे तिरंगा झंडा ना फहराया जाए इसलिए मुझे जेल में डाल दिया गया। 25 जनवरी 2011 को मेरे साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उनको भी मेरी यात्रा में आए, उनको भी डाल दिया। लेकिन 370-35 धारा को जब खत्म किया 2019 में, इस साल के आप 15 अगस्त का दिन देखिए, लाल चौक पर पूरा लाल चौक तिरंगे झंडे जैसा दिख रहा था। दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। और जब पिछले साल मोदी जी ने कहा कि हर घर तिरंगा लहरा दो, तो देश के हर कोने में तो लहरा ही गया, कश्मीर की गली गली घर घर पर तिरंगा झंडा लहराया गया। मेरे भाई और बहनों, यह सब तब होता है जब आपकी ईमानदार सरकार फौज को सशक्त करती है। देखिए 10 साल यूपीए के निकले, 1,83,000 बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी, 1,83,000 नहीं दी, 10 साल में एक भी नहीं दी। हमने 3 साल के अंदर अपनी सरकार आने के बाद मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लाख से ज्यादा दे दी। अब हमारे सुरक्षा जवान वहां पर खड़े हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खड़े, स्नो सूट बूट पहनकर खड़े, रफाल जैसे विमान लेकर दे दिए, और बाकी हेलीकॉप्टर से लेके आधुनिक हथियार आज दुनिया से नहीं, मेक इन इंडिया करने का काम भी भारत ने किया। 1 लाख करोड़ रुपया हमारी मैन्युफैक्चरिंग इस साल हो गई है। ये ऑपरेशन गंगा का यहां पे आ ही गया। अगर आप ये देखेंगे G20 से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है तो कृपया करके हाथ खड़ा करें। कुछ लोगों के रहते हैं। आप में से किसी को विदेश जाने का अवसर मिला? कुछ लोगों को मिला है। अगर आपने अनुभव किया, आज उनसे पूछिए जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होता था, ये कहते थे भारतीय हैं, तो अधिकतर लोग उनको एशियन कह के साइडलाइन कर देते थे, भारत को नहीं पूछते थे या तवज्जो नहीं मिलती थी। आज आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, आप गर्व के साथ कह सकते हो हम भारतीय हैं। एक बड़ा बदलाव आया है। द वैल्यू ऑफ इंडियन पासपोर्ट हैज इंक्रीज्ड। क्यों हुआ? उसके 2-3 कारण हैं। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। नेपाल में अर्थक्वेक आया, भारत ने सबसे पहले मदद की। टर्की सीरिया में आया, भारत ने सबसे पहले मदद की। अफगानिस्तान में मुसीबत आई, तब भारत ने सबसे पहले मदद की। हमारे गुरुद्वारों पर संकट छा गया था, सिख परिवार फंस गए थे, स्पेशल फ्लाइट्स भेजकर अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब भी और सिख परिवारों को निकालने का काम भी भारत सरकार ने किया। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हमने काम किया है। ऑपरेशन गंगा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसके साथ बहुत सारे और ऐसे उदाहरण हैं। जब हम यूक्रेन वार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, डिप्लोमेसी, डिस्कशन कैन हेल्प अस टू डिसाइड, और टेबल पे बैठ के निर्णय हो सकते हैं। दुनिया ने उसको सराहा। और अब भी देखें वैक्सीन मैत्री, अभी अशोक जी कर रहे थे जय अनुसंधान की बात। मैं इतना ही कहूँगा, साइंस को केवल बल ही नहीं दिया, हमारे साइंटिस्ट ने, हमने बहुत कम पैसा उस समय भी अपने यूनिट्स को मदद करने के लिए दिया। 1 नहीं 2 वैक्सीन बनाई। दुनिया भर का कोई देश ये नहीं कर पाया जिसने आरोग्य सेतु ऐप बना के उस समय ट्रैकिंग की हो, कोविन ऐप पे आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिला हो। सुंदर पिचाई मुझे पिछले साल मिले तो उन्होंने कहा मैं आज भी हार्ड कॉपी लेके चलता हूं, क्योंकि मुझे दुनिया भर के कई देशों में दिखाना पड़ता है कि मैंने कोविड का सर्टिफिकेट लगाया है। लेकिन 220 करोड़ वैक्सीन भारत में लगी, 100 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को लगी। आज उनको कागज़ का सर्टिफिकेट नहीं, अपने मोबाइल पर ही दिखाना होता है, दुनिया के किसी देश में जा सकते हैं। ये भारत ने करके दिखाया है। दुनिया के देश जब संकट में थे तो भारत ने वैक्सीन भी दी,
मेडिसिन भी दी। 160 देशों को वैक्सीन देने वाला दुनिया में एक ही देश है और उसका नाम भारत है। इसलिए भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। आज ब्रिक्स के देशों की एक्सपेंशन हुई, मेंबरशिप की एक्सपेंशन, भारत का बहुत बड़ा रोल था। इंडिया हैज बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये उभरते हुए देश जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी आवाज भारत बना है। हर पटल पर भारत आवाज रखता है। कैसे बना? क्योंकि स्थिर सरकार भारत में बनी, मजबूत नेता हमें मिला और स्थिरता के कारण समृद्ध, संपन्न और सशक्त भारत का निर्माण तो हुआ, लेकिन दुनिया भी आज भारत में उम्मीद देखती है, होप देखती है। द वर्ल्ड सी ए रे ऑफ होप इन इंडिया एंड द इंडियन लीडरशिप टुडे। और हमें इस उम्मीद पर खरा उतरना है। यह भारत के सामर्थ्य की बात है। और G20 जब हम कर रहे हैं, दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हमने आधिकारिक मीटिंग की, ऑफिशियल मीटिंग्स की, जहां 3000 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स आए। जो वर्किंग ग्रुप एंड एंगेजमेंट ग्रुप्स थे, उनमें तो बहुत सारा अलग से काम हुआ। अपनी आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इसको दिखाने का कार्य हुआ है। दुनिया को एक नए भारत की तस्वीर दिखी। जहां एक और हमारी परंपराएं, कला, संस्कृति, साहित्य देखा, वहीं पर नए भारत की बुलंद तस्वीर देखी कि डिजिटल करेंसी कैसे है, यूपीआई, भीम डिजिटल पेमेंट्स हम कैसे कर रहे हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट क्या होती है भारत में। इजिप्ट के राष्ट्रपति आए तो मोदी जी को कहने लगे पिछले साल 26 जनवरी की परेड पे कि मोदी जी, दुनिया तो ऐसे ही कहती है वुमेन एम्पावरमेंट की बात, आपके कर्तव्य पथ पर दिखता है कि आपकी सेना से लेकर, आपके विज्ञान से लेकर, आपके शिक्षक से लेकर आपकी पायलट्स तक महिलाएं, महिलाएं और महिलाएं ही सबसे आगे चल रही है। और आज दुनिया के सबसे ज्यादा महिला पायलट्स किसी देश में है तो भारत में है। भारत की राष्ट्रपति महिला है, आदिवासी भी हैं। लेकिन ये जो G20 है, इसमें हमने दुनिया में बंद कमरे में G20 होती थी, हमने देश के कोने कोने तक G20 का आयोजन करके दिखाया। मेरे अपने डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स ने 16,000 से ज्यादा कार्यक्रम कराए। 26 लाख युवा सीधे सीधे होता है, जैसे आप इस हॉल में बैठे ऐसे जुड़े, करोड़ों लोग वैसे जुड़े जो जिनको इनडायरेक्टली जाके हमने बताने का काम किया। और ये जो अवार्ड्स की मैं बात कर रहा हूं मोदी जी के, मुझे कहने की जरूरत नहीं, एक नहीं अनेक देशों ने अपने देश का पहला अवार्ड जो होता है सबसे बड़ा, वो मोदी जी को दिया। दुनिया के राष्ट्रपति का शायद ही किसी ने ऐसा मान सम्मान किया हो जैसे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पांव छूकर उनको गले लगाया। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस। इटली की प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए कि आप मेरे देश में इतने पॉपुलर। अमेरिका में व्हाइट हाउस में कभी इतने लोग नहीं आए। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उनको लगता था कि पोप जब आए तब सबसे ज्यादा लोग उनसे मिलने आए होंगे, लेकिन जब मोदी जी वहां पर गए तो वो भी रिकॉर्ड टूट गया, उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर आए। तो ये नए भारत की नई तस्वीर है। और ये देखिए जो आपकी हेडलाइंस बनती है, इंडिया की प्लेयर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया से लेके गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस की हम बात करें, फ्रॉम डूम टू ब्लूम, फ्रॉम द फ्रेजाइल 5 टू द फर्स्ट 5 इकोनॉमीज, these are the kind of headlines we are making. If you look at the 2013 headlines, you will feel stressed out और आपको लगेगा मैं किस देश में हूं। लेकिन आज मात्र 9 सालों के बाद जब आप हेडलाइन देखते हो तो आप कहोगे सही देश में हूं, क्योंकि यही समय है। अब ये चार्ट है आपका, इंडेक्स देखा जाए ग्लोबल इनोवेशन पे हमने कैसे तरक्की की है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में कैसे तरक्की की है, रिन्यूएबल एनर्जी में जहां दुनिया के देश, बड़े बड़े देश भाग गए थे, क्योटो प्रोटोकॉल से लेके इंटरनेशनल सोलर अलायंस या कोप 21 तक, ये बड़े बड़े शहर हैं जिसके ऊपर आपको दिखता है कि कैसे भारत की तरक्की हुई। ये 2013 की हेडलाइंस है, इकोनॉमी ग्रोज एट स्लोएस्ट रेट, आज आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उस समय आता था कि 20 साल का सबसे कम विकास दर 1% है, आज आता है कि पिछले 31 महीनों का सबसे ज़्यादा विकास दर है। उस समय आता था कि बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA में 50% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि बैंक घाटे में जाने शुरू हो गए। और आज आता है कि 10 ईयर लो ऑफ 3.9%। ये बदलाव है 9 साल में। तो जब बात आती कि यही समय सही समय है, तो जो हम दुनिया से वॉरशिप्स खरीदते थे, अब हम दुनिया की ओर नहीं देखते। INS विक्रांत हमारे देश भारत में ही बना है।
फाइटर जेट यहाँ उतर सकते हैं, रफेल यहाँ पे उतर सकता है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतर सकते हैं. एंड आई एम लीविंग यू विद दिस 9-year chart which I have taken only few areas, the 9 things which I wanted to highlight. फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेके, वुमेन एम्पावरमेंट से लेके, जिनके पास छत नहीं थी, घर नहीं था, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर देने से लेकर 12 करोड़ लोगों को जॉब्स एमएसएमई सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी में 31 लाख करोड़ रुपया जो दिया वो भी. और सबसे बड़ी बात तो ये है, मंगलयान भी हो गया, चंद्रयान भी सफल हो गया, आदित्य सोलर L1 की भी शुरुआत बिल्कुल सही होगी. अगले साल जनवरी में हम उसमें भी सफल हो जाएंगे. तो ज्यादा समय ना लेता हुआ, आप सब ने इतना धैर्य रख के, पेशेंस रख के बात सुनी, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं. आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार सभी जो हमारे विद्यार्थी बैठे उनके लिए जोरदार तालियां. Thank you so much, sir. All of you students are so lucky because we have witnessed a master class today on India's success story in the last 9 years by Swayam Shri Anurag ji. Please, one round of applause for what a wonderful presentation this has been. Sir, if we may take 1 or 2 questions only from the audience because students have been waiting. I'm okay. Okay. Can we please have the audience questions quickly, please? Good afternoon, sir. My name is Sumit Walani, and my question to you is: so we've been seeing that many sports are doing academics or any other, they are bringing laurels for country. So how would you motivate the ones who are really working hard but they are unable to win? See, I think Prime Minister himself, when we talked to the most of the players who represented India at the Tokyo Olympics or other games, if you remember, there are many videos which went viral. Many players shied away to meet Prime Minister and said, "Sir, मैं medal नहीं जीत के ला पाया." किसने रोना शुरू कर दिया. Then he said, "The best thing is that you are representing 1.4 billion Indians. आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हो. यही सबसे बड़ी बात है. और बगैर तनाव के खेलो, अगली बार अच्छा करोगे." और वही टीम ने हमारी, जो 73 साल में हमने कभी नहीं जीता था, वो थॉमस कप बैडमिंटन में जीतने का काम किया. कई बार आपको सलाह देने वाला, मोटिवेट करने वाला ठीक होता है, तो वो भी तो सुविधाओं के साथ सलाह और मोटिवेशन भी अब देश के प्रधानमंत्री ही देते हैं, तो बाकियों की तो कमी. आई थिंक ही हैज लेड इट फ्रॉम द फ्रंट. Mental health is gaining awareness everywhere, even in the sector of sports. So how is the government addressing to the mental health needs of and the psychological needs of the sportsmen? I think it's a very, very important question because most of us shy away when we talk about the mental health. Even if you talk to the insurance companies, they will run away. But let me say here, if you look at globally, post-COVID-19 pandemic, it's a big challenge where many people looking at the counselors, taking the advantage of that. But in India, I think what system we had is, one is yoga, spirituality, which help us to overcome this. At the same time, our society is very different than the Western world. Here we live in the joint families, or we have friends and families who come for the rescue, or we can share our problems with them and try and overcome. But I personally feel this area is very, very important. Many schools and colleges have also started the counseling in these areas. But I have personally seen with that kind of stressful job, if you are regularly doing yoga and you are doing something to do with the meditation, it really helps you. And just try and do it for 1 month or 2 months, you will see the sea change. I have seen that change while I was playing cricket, and I have seen the change now also as a minister. Government is also taking a lot of steps in that area. Our department has also started something in that area which we're going to expand. It is at the pilot stage. But also we are talking to the education sector where they can also come forward, where the schools can also help the youth in this. सही समय है